नमस्कार। आज हम भारतीय शासन व्यवस्था के बिल्कुल कह सकते हैं दिल में झांक रहे हैं। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, ये वो इंजन है जो देश की कार्यकारी गाड़ी को चलाते हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही। यही असल में सरकार है। हमारे सामने है संविधान के कुछ बहुत जरूरी अनुच्छेद, खासकर 74 से 78, और कुछ नोट्स भी हैं जो इस पूरी पिक्चर को समझने में मदद करेंगे। हाँ, ये अनुच्छेद नींव है इस पूरी व्यवस्था की। तो आज हमारा लक्ष्य क्या है? हमें ये समझना है कि ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये काम कैसे करते हैं, राष्ट्रपति के साथ इनका रिश्ता कैसा है, और असल में इनके हाथ में पावर कितनी है, जिम्मेदारियां क्या हैं। चलिए इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत अनुच्छेद 74 से करते हैं। ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसके मुखिया होंगे प्रधानमंत्री। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, पर यहीं से पूरी कहानी खुलती है। सबसे अहम बात इसमें यह है कि ये जो सलाह है ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, मतलब माननी ही पड़ेगी। अच्छा, पूरी तरह बाध्यकारी। हाँ, हालांकि एक छोटा सा बदलाव हुआ था 44वें संशोधन से। अच्छा, राष्ट्रपति चाहें तो एक बार, सिर्फ एक बार सलाह को वापस भेज सकते हैं कि भाई इस पर दोबारा सोच लो। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने सोच विचार के बाद वही सलाह फिर से दे दी, तब तो माननी पड़ेगी। तब माननी पड़ेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि असली कार्यकारी शक्ति किसके पास है। मतलब प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री हुए असल प्रमुख, डी फैक्टो हेड, और राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के डी ज्यूरे हेड। बिल्कुल। ये एकदम ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जैसा मॉडल है, अमेरिका जैसा नहीं, जहां राष्ट्रपति ही सब कुछ है। हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है हमारे सिस्टम को समझने के लिए। बिल्कुल, ये संसदीय व्यवस्था का कोर है। अब आते हैं अनुच्छेद 75 पर। ये नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट की बात करता है। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। वे उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन हो। आमतौर पर जो पार्टी या गठबंधन जीतता है उसके नेता को। हाँ बिल्कुल, और फिर बाकी मंत्री, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री जिसे चाहेंगे वही मंत्री बनेगा। सीधी सी बात है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। हाँ, 91वां संविधान संशोधन 2003 का। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था। इसने मंत्रियों की संख्या पर एक लिमिट लगा दी है ना? जी हाँ, अब केंद्र में प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, ये क्यों किया गया होगा? शायद भारी भरकम मंत्रालय ना बने इसलिए। हाँ, कह सकते हैं। खर्च कम करने और शायद राजनीतिक सौदेबाजी को भी थोड़ा काबू में रखने के लिए ये कदम उठाया गया। और ये सिर्फ केंद्र के लिए है या राज्यों के लिए भी कुछ है? नहीं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां विधानसभा है, वहां के लिए भी सीमा है। वहां विधानसभा की कुल संख्या का 10%। ओके। और इसी 91वें संशोधन में एक और बात जोड़ी गई। अगर कोई सदस्य दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो जाता है, मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाता है, हाँ, तो वो मंत्री बनने के भी अयोग्य हो जाएगा। अच्छा, ये भी जोड़ा गया। मतलब दल बदलुओं को मंत्री पद का लालच देकर तोड़ा नहीं जा सकता। कुछ हद तक ये उसी दिशा में एक कोशिश है राजनीतिक स्थिरता के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जवाबदेही की, अकाउंटेबिलिटी की। मंत्री किसके प्रति जवाबदेह हैं? देखिए, दो तरह की जवाबदेही है। एक है व्यक्तिगत। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान कहता है कि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या है? क्या राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। जब तक प्रधानमंत्री का विश्वास उस मंत्री पर है और सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है, तब तक राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी मंत्री को नहीं हटाते। तो फिर असली चीज क्या है? असली चीज है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी की पूरी मंत्री परिषद एक टीम के तौर पर लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। लोकसभा के प्रति? हाँ, ये संसदीय लोकतंत्र की जान है। अगर सरकार कोई महत्वपूर्ण बिल पास नहीं करा पाती या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं जिसने बिल पेश किया, या प्रधानमंत्री को नहीं, बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। पूरी सरकार गिर जाती है। बिल्कुल, सब एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। और मंत्री बनने के लिए क्या संसद का सदस्य होना जरूरी है? हाँ, ये एक शर्त है। या तो आप पहले से लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हों, और अगर नहीं है तो भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। 6 महीने के अंदर आपको संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। 6 महीने का समय मिलता है। जी हाँ।
अगर 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाए तो मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों? शायद इसके पीछे सोच ये है कि जो लोग देश का कानून लागू कर रहे हैं, कार्यपालिका, वो कानून बनाने वाली संस्था विधायिका का भी हिस्सा हों, एक लिंक बना रहे हैं। ये भी दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री खुद किसी भी सदन से हो सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। हाँ, ये जरूरी नहीं कि वो सीधे जनता द्वारा चुने गए लोकसभा सदस्य ही हों। हमारे पास उदाहरण हैं। जैसे इंदिरा गांधी जब पहली बार पीएम बनी तब वो राज्यसभा सदस्य थी। एच.डी. देवेगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सब प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा में थे। तो ये हमारे सिस्टम में एक तरह का लचीलापन है। बिल्कुल। और हाँ, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उनके वेतन भत्ते वगैरह संसद तय करती है। ठीक है। हम अक्सर 3 तरह के मंत्रियों के बारे में सुनते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इनमें क्या फर्क है? क्या ये संविधान में लिखा है? नहीं, देखिए, ये जो मंत्रियों के अलग अलग दर्जे हैं, कैबिनेट, राज्य, स्वतंत्र प्रभार वाले या किसी कैबिनेट मंत्री से जुड़े हुए, और उप मंत्री, ये संविधान में कहीं नहीं लिखे हैं। अच्छा, तो ये कैसे तय होता है? ये पूरी तरह से एक परंपरा है, एक कन्वेंशन है जो कामकाज की सहूलियत के लिए बन गई है। तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कैबिनेट मंत्री। इनके पास सरकार के सबसे बड़े और अहम मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश। और ये क्या करते हैं? ये कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लेते हैं। सरकार के जितने भी बड़े नीतिगत फैसले होते हैं वो सब इन्हीं कैबिनेट बैठकों में लिए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि ये सरकार का असली कोर ग्रुप है। और राज्य मंत्री और उप मंत्री? राज्य मंत्री या तो किसी छोटे मंत्रालय के इंडिपेंडेंट इंचार्ज हो सकते हैं या फिर वे कैबिनेट मंत्री के नीचे काम करते हैं उनकी मदद के लिए। उन्हें किसी खास विभाग का काम सौंपा जा सकता है। क्या वे कैबिनेट मीटिंग में जाते हैं? आमतौर पर नहीं। उन्हें तभी बुलाया जाता है जब उनके मंत्रालय से जुड़ा कोई खास मुद्दा डिस्कस हो रहा हो। और उप मंत्री? उप मंत्री सबसे निचले पायदान पर हैं। उन्हें कोई स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग नहीं दिया जाता। उनका काम होता है कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, संसदीय कामों में असिस्ट करना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आप कह रहे हैं कि कैबिनेट शब्द, जो सरकार का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, जी, वो मूल संविधान में था ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही। कैबिनेट शब्द ओरिजिनल संविधान में कहीं नहीं था। तो ये आया कहाँ से? इसे बाद में जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए, और वो भी एक खास संदर्भ में। किस संदर्भ में? अनुच्छेद 2352(3) जो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी से जुड़ा है। संशोधन में ये लिखा गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट लिखित में, मतलब रिटन में, ऐसी सलाह दे। ओहो, मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह काफी नहीं, पूरी कैबिनेट की लिखित सहमति चाहिए इमरजेंसी लगाने के लिए। बिल्कुल। ये शायद उस अनुभव के बाद किया गया जब 1975 में बिना कैबिनेट की औपचारिक सहमति के आपातकाल लगा दिया गया था। तो ये एक तरह से शक्ति को बैलेंस करने की कोशिश थी। कैबिनेट की अहमियत को संवैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है, तो ये है कैबिनेट जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। अब जरा प्रधानमंत्री की अपनी शक्तियों और भूमिकाओं पर और गहराई से बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की शक्तियां बहुत फैली हुई हैं। वो मंत्रिपरिषद के मुखिया हैं, ये तो है ही। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि किसे मंत्री बनाया जाए और कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाए, ये भी वही तय करते हैं। विभागों का बंटवारा, फेरबदल। हाँ, ये सब प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। इससे वो सरकार की दिशा और प्राथमिकताएं तय करते हैं। वो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, एजेंडा तय करते हैं, फैसलों को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और अगर उनका किसी मंत्री से मतभेद हो जाए, मतलब सीरियस डिसएग्रीमेंट, तो वो उस मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं या फिर राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं कि इस मंत्री को हटा दीजिए। मतलब टीम लीडर पूरी तरह वही है। हाँ, वो सभी मंत्रियों के काम पर एक तरह से नजर रखते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। राष्ट्रपति के साथ भी उनका एक खास कनेक्शन है। वो कड़ी है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की। एकदम। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि संसद का सत्र कब बुलाना है, कब खत्म करना है, सत्रावसान। और ये भी कि वो कभी भी राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति हुई। हाँ, ये एक बड़ा हथियार है प्रधानमंत्री के हाथ में। वो चाहें तो समय से पहले चुनाव की सिफारिश कर सकते हैं। और हाँ, संसद में सरकार की तरफ से जो भी बड़ी नीतियां घोषित होती हैं वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। और शायद सबसे अहम बात जो उनकी सेंट्रल पोजीशन को दिखाती है, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें
या उनकी मृत्यु हो जाए पद पर रहते हुए, तो पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है, खत्म। किसी और मंत्री के जाने से ऐसा नहीं होता। नहीं, किसी और मंत्री के हटने या मृत्यु होने पर सिर्फ वो पद खाली होता है। प्रधानमंत्री चाहे तो किसी और को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गए तो पूरी सरकार गई। इसीलिए नेहरू जी ने उन्हें सरकार की धुरी, लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट कहा था। डॉक्टर अंबेडकर का भी कोट है हमारे पास। उन्होंने कहा था कि सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री ही वो व्यक्ति हैं जो पूरी टीम को साथ रखते हैं और लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनाते हैं। इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 78, जो खास तौर पर प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात करता है ना? हाँ, खासकर राष्ट्रपति के संदर्भ में। जी हाँ, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री की ड्यूटीज बताता है राष्ट्रपति के प्रति। ये एक तरह से राष्ट्रपति और सरकार के बीच कम्युनिकेशन चैनल को औपचारिक रूप देता है। क्या है ये कर्तव्य? स्रोत बताते हैं 3 मुख्य बातें। हाँ, पहला तो ये कि सरकार जो भी काम कर रही है, प्रशासन, और जो भी कानून बनाने का सोच रही है, विधान, उससे जुड़े मंत्रिपरिषद के सारे फैसलों की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। मतलब राष्ट्रपति को लूप में रखेंगे। बिल्कुल। दूसरा, अगर राष्ट्रपति प्रशासन या कानून से जुड़ी कोई खास जानकारी मांगते हैं तो प्रधानमंत्री को वो जानकारी देनी होगी। और तीसरा थोड़ा अलग है और महत्वपूर्ण भी। अगर राष्ट्रपति चाहें तो वो प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि कोई ऐसा मामला जिस पर किसी एक मंत्री ने तो फैसला ले लिया है लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, उसे पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखो। अच्छा, ये क्यों? इसका मकसद यह है कि कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ एक मंत्री के स्तर पर ना हो जाए, उस पर सामूहिक रूप से विचार हो। ये एक तरह का चेक है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सामूहिक जिम्मेदारी बनी रहे। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच एक पुल की तरह बनाता है ताकि सूचना का प्रवाह बना रहे और व्यवस्था ठीक से चले। एकदम सही। अब बात करते हैं कार्यकाल की। प्रधानमंत्री कितने समय तक पद पर रहते हैं? आपने कहा था निश्चित नहीं है। हाँ, देखिए, संविधान में कोई फिक्स टर्म नहीं लिखा है प्रधानमंत्री के लिए। वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो आमतौर पर प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी उतना ही माना जाता है। लेकिन ये पूरी तरह इस बात पर टिका है कि उन्हें लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल है या नहीं, कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। जब तक वो विश्वास है तब तक वो प्रधानमंत्री हैं। जैसे ही विश्वास खोया, इस्तीफा देना होगा या राष्ट्रपति हटा सकते हैं। बिल्कुल। तो कार्यकाल 5 साल से कम भी हो सकता है और अगर वो दोबारा चुनाव जीतते हैं तो 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है। संविधान में वो लाइन भी है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं जी। इसका फिर क्या मतलब है अगर राष्ट्रपति हटा नहीं सकते जब तक बहुमत है? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का संसदीय प्रणाली में मतलब है प्लेजर ऑफ द लोकसभा। जब तक लोकसभा का विश्वास है तब तक राष्ट्रपति का प्रसाद है। जैसे ही लोकसभा का विश्वास हटा, राष्ट्रपति का प्रसाद भी हट गया। तो ये राष्ट्रपति की व्यक्तिगत इच्छा नहीं बल्कि लोकसभा के विश्वास का प्रतीक है। अच्छा, ये स्पष्ट हुआ। कार्यकाल की बात चल रही है तो कुछ बड़े रोचक तथ्य भी हैं, जैसे नेहरू जी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू करीब 16 साल 286 दिन, बहुत लंबा कार्यकाल। और वहीं दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का था। हाँ, 1996 में जब उनकी सरकार बनी, लेकिन वो लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए। तो ये दिखाता है कि कार्यकाल कितना अनिश्चित हो सकता है। बिल्कुल। और मोरारजी देसाई पहले पीएम थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। हाँ, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवेगौड़ा, इन सबके कार्यकाल भी 1 साल या उससे भी कम रहे। ये सब भारतीय राजनीति के उन दौरों की याद दिलाते हैं जब गठबंधन सरकारें थी और अस्थिरता ज्यादा थी। हाँ, बिल्कुल। और एक नाम और याद आता है, गुलजारीलाल नंदा। हाँ, उनका क्या खास था? वो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। पहली बार नेहरू जी की मृत्यु के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। दोनों बार सिर्फ 13-13 दिन के लिए। अच्छा, सिर्फ कार्यवाहक? हाँ, ये एक अनोखी स्थिति थी। ये सब बातें कार्यकाल की अनिश्चितता दिखाती हैं। और एक और बात, प्रधानमंत्री अपने पद के आधार पर कई और महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष भी होते हैं। जैसे कि नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग था, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन सब के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो उनका काम सिर्फ सरकार चलाना ही नहीं, इन सब संस्थाओं का नेतृत्व करना भी है। जी हाँ,
ये उनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, अब हमने सरकार के मुखिया और उनकी टीम की बात कर ली, लेकिन इतनी बड़ी सरकार को चलाने के लिए कानूनी सलाह की भी तो जरूरत पड़ती होगी। स्रोतों में एक और पद का जिक्र है, अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये कौन होते हैं? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के टॉप लॉ ऑफिसर होते हैं, सबसे बड़े कानूनी अधिकारी। मतलब सरकार के वकील? हाँ, कह सकते हैं। वो सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं और शर्त यह है कि वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। उनका काम क्या होता है? मुख्य काम है भारत सरकार को कानूनी मसलों पर सलाह देना, और राष्ट्रपति जो भी कानूनी काम उन्हें सौंपे वो करना। उन्हें देश की किसी भी अदालत में जाके सुनवाई करने का अधिकार होता है। क्या वो संसद में भी जा सकते हैं? हाँ, उन्हें संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है। वो किसी संसदीय समिति के सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। वोट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं होते। अच्छा, उनके कार्यकाल और सैलरी के बारे में क्या? यहाँ कुछ खास बातें हैं। संविधान में उनका कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। फिर वही प्रसाद पर्यंत। हाँ, और यहाँ इसका मतलब ज्यादा सीधा है। आमतौर पर जब सरकार बदलती है तो महान्यायवादी भी इस्तीफा दे देते हैं ताकि नई सरकार अपना व्यक्ति चुन सके। उनकी सैलरी भी संविधान में तय नहीं है, वो राष्ट्रपति तय करते हैं। और क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, वो सरकार के फुल टाइम वकील नहीं माने जाते। उन्हें अपनी निजी कानूनी प्रैक्टिस करने से रोका नहीं गया है। बस शर्त यह है कि वो सरकार के खिलाफ कोई केस ना लें। पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाड़। उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, और जैसा स्रोतों में लिखा है उस समय R वेंकटरमणी इस पद पर थे। ठीक है। उनकी मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि सिर्फ अटॉर्नी जनरल का पद ही संवैधानिक है, अनुच्छेद 76। सॉलिसिटर जनरल और बाकी पद संवैधानिक नहीं है? नहीं, वो या तो कानून के तहत बनाए गए हैं या परंपरा से चले आ रहे हैं। इसी तरह राज्यों में एडवोकेट जनरल होते हैं, अनुच्छेद 165, जो राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। समझ गए। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के हाथ में ही है। हाँ, वो ही सरकार के इंजन है। वे न सिर्फ सरकार का रोजमर्रा का काम देखते हैं, बल्कि राष्ट्रपति और संसद के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम भी करते हैं। बिल्कुल, ये पूरा सिस्टम संवैधानिक नियमों, राजनीतिक वास्तविकताओं और जो परंपराएं बन गई हैं उनका एक मिलाजुला रूप है। ये प्रधानमंत्री को बहुत शक्ति देता है, खासकर जब लोकसभा में मजबूत बहुमत हो। हाँ, लेकिन साथ ही ये पूरी मंत्री परिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार भी बनाता है। ये संतुलन बहुत जरूरी है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है सोचने के लिए। जब प्रधानमंत्री के पास इतनी ज्यादा शक्ति इकट्ठी हो जाती है तो ठीक है, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व तो है, लेकिन उसके अलावा ये व्यवस्था असल में जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है, खासकर तब जब सरकार के पास प्रचंड बहुमत हो और विपक्ष शायद उतना मजबूत ना हो। ये एक पहलू है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। हाँ, ये एक बहुत प्रासंगिक सवाल है। संसदीय प्रणाली में जवाबदेही के और कौन-कौन से तंत्र हैं और वे कितने प्रभावी हैं, खासकर मजबूत बहुमत वाली सरकारों के दौर में इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।